प्रश्न क्रमांक पहला देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन से अम्ल पाए जाते हैं। आइए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है नींबू का रस। तो नींबू का रस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और यहाँ पे इसका पीएच मान होता है 2.5, ठीक है। और उसके बाद इमली में कौन सा टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, तो उसका पीएच मान होता है 1.8 से 3.7 के मध्य होता है। तीसरा है सिरका, इसका होता है इसमें कौन सा एस्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है और उसका पीएच मान होता है 3 होता है। विटामिन सी की गोली, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और पीएच मान 3.5। खट्टा दूध कहे या इसे हम दही भी कह सकते हैं, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और इसका पीएच मान 6.5 होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक पहला आपका आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखना है। यहाँ पे अम्ल दिए गए हैं, इनका आणविक सूत्र कहें या इनका फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र कहें, हमें लिखना है। आइए लिखते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, देखिए पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, तो इसका सूत्र होता है H2SO4। दूसरा हमारा है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और इसका होता है HCl। चौथा है फास्फोरिक अम्ल H3PO4 और पांचवा है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ठीक है। तो ये हमारा पांचों का आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल देखिए, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ते से होती है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे कितने हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो सबका आंसर करना है। सबसे पहले कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो दिए गए प्रश्न में जो अभिक्रियाएं होती हैं, यहाँ पे अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पर भी देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लों की अभिक्रिया यहाँ पे धातु है, जस्ता, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा। तो क्या समझ में आया। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि अम्लों की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो उसी धातु का धातु यौगिक प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। ये चारों के लिए लागू होगा ये बात, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसका पहला प्रश्न। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता धातु के साथ होती है तो क्या होता है। तो हमने अभी देखा, तो जस्ते धातु का बनेगा जस्ता यौगिक और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये हो गया जस्ता और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बना ZnSO4, जिंक सल्फेट मुक्त, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। ये जिंक सल्फेट क्या है, ये इसी धातु का यौगिक है, ठीक है, यानी जस्ते का यौगिक है। इसके बाद दूसरा, तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो ये रहा तनो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रहा मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें देखना है, ये हो गया अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हो गया धातु। क्या बना, धातु यौगिक कौन सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हमने अभी देखा। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए क्या है, तनो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है, तो वैसे ही करना है। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एल्युमिनियम, तो ये क्या बना एल्युमिनियम सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एल्युमिनियम धातु का धातु यौगिक हो गया। इसके बाद चौथा है, तनो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लोहे के साथ अभिक्रिया होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये लोहा, तो ये क्या बना आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड बनाता है, ठीक है, FeCl2, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये आयरन क्लोराइड क्या है, ये इसी धातु का ये धातु यौगिक कहलाएगा। इसके बाद चौथा सवाल देखिए, एस्टिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्लभ भस्म है। यहाँ दुर्लभ शब्द का क्या तात्पर्य है, काफ़ी सिंपल सवाल है। तो यहाँ समझिए दुर्लभ मतलब क्या होता है, दुर्लभ मतलब होता है कमज़ोर, यानी कौन सा कमज़ोर अम्ल है, एस्टिक अम्ल। तो अम्लों के संदर्भ में हमें दुर्लभ की परिभाषा करनी है और क्षार यानी भस्म के संदर्भ में भी दुर्लभ की परिभाषा करनी है। तो दुर्लभ का मतलब सीधा सीधा होता है कमज़ोर। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, आइए करते हैं। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, अम्ल के संदर्भ में दुर्लभ वैसे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है, तो वो दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्लों के संदर्भ में हो गया। अब इसके बाद भस्म के संदर्भ में हमें लिखना है, वैसे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH, ठीक है, आयन प्रदान करते हैं, वो दुर्लभ भस्म या क्षार कहलाते हैं। ये दोनों के संदर्भ में
दुर्लभ की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो बस यही आपको इसके बाद देखिए 5वां सवाल। पहला क्या है, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल मतलब क्या होता है, मजबूत। प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल में भेद बताएं। तो सांद्र अम्ल क्या होता है, किसी विलयन में जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो सांद्र अम्ल कहलाता है। एक होता है तनु अम्ल, विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है वो तनु अम्ल कहलाता है। सांद्र और ये प्रबल अम्ल हमने देखा, ठीक है, जिसकी H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है वो प्रबल अम्ल हो गया। तो आइए हम दोनों में अंतर पहले आपको काम करना है, लिखना है पहले क्या, प्रबल अम्ल लिख कर डैश देना है। वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके बाद कौन सा लिखना है हमें, अब इसके बाद हमें लिखना है सांद्र अम्ल। ठीक है, यहाँ पे तनु अम्ल भी है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, हमें सांद्र अम्ल ही लिखना है। तो हम यहाँ से करेंगे, जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा में उपस्थिति रहती है, कोई भी विलयन हो, ठीक है, उसमें सिर्फ अम्ल ही देखना है। अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो वो पूरा विलयन, उसे हम कहेंगे सांद्र अम्ल का वो विलयन है। ठीक है, तो वो सांद्र अम्ल कहलाता है। बस यही था, आपको देखिए इसका ही अब दूसरा सवाल क्या है, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म में भेद यानी अंतर बताना है। आइए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रबल और दुर्बल भस्म, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन प्रदान करते हैं, प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पहले डैश देना है आपको, प्रबल भस्म लिखकर, और ये बातें लिखनी है। ये हो गया। अब इसके बाद एक उदाहरण भी आपको ले लेना है, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये प्रबल भस्म या प्रबल क्षार इसे कहा जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाएगा। अब इसके बाद दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार लिखकर डैश देना है। लिखना है वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन प्रदान करते हैं, वो दुर्बल भस्म कहलाते हैं। काफ़ी सिंपल है, तो इसका एग्जाम्पल आपको ये ले लेना है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये समझ में आ गया आपका, ये क्लियर हो गया। 6 नंबर, कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से कैसे भिन्न होता है। तो ये कार्बोनेट का जो उदासीनीकरण ऑक्साइड होता है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ये हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। हमें ऐसे करना है, देखिए अम्ल और क्षार के क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है, और इसे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। दोनों के गुण उदास पर जाते हैं और एक दूसरा पदार्थ बन जाता है लवण, ठीक है, और जल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित होकर ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। मैंने आपको बताया कौन सा, ये कार्बोनेट। और इसके बाद क्षारक एवं अम्ल की क्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड का अम्ल अपक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। धातु ऑक्साइड व क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, ठीक है, तो ये सारे आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 7वां, pH प्रतीक में P तथा H जो संकेत दिए गए हैं, ये संकेत क्या है और pH स्केल क्या सूचित करता है, ये बताना है। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है pH प्रतीक में P और H का मतलब क्या है ये बताना है, और ये पूरा pH स्केल क्या सूचित करता है, किसके लिए ये प्रयोग होता है वो बताना है। तो सबसे पहले pH का मतलब हमें बताना है, तो हम यहाँ से करेंगे। pH प्रतीक सिंबल में P का व्युत्पत्ति जो होता है वो पोटेंस से हुई, जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर, और इस प्रकार pH जो मान होता है वैल्यू, वो विलयन के हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। अतः किसी विलयन में pH का मान उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगुणक का ऋणात्मक मान है। तो ये pH का मतलब हो गया, ठीक है, P और H, ठीक है। इसके बाद इसका प्रयोग क्या होता है, तो हम यहाँ से करेंगे। अम्लों की शक्ति उसके H+ आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करती है, अतः किसी विलयन में अम्लीय शक्ति उसके H+ आयन पर निर्भर करती है। किसी विलयन में H+ आयन सांद्रता के निर्धारण के लिए सॉरेंस 1909 ने एक संक स्केल दिया जिसे pH स्केल कहा जाता है, ठीक है, जिससे किसी विलयन को हम अम्लीयता या क्षारीयता में क्या करते हैं, बांटते हैं, उससे हम पता करते हैं। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, 5 विलयन, यहाँ पे 5 विलयन है A, B, C और D, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है, और इन विलयनों का pH मान भी दिया गया है। देखिए A का है 3, B का है 1, और इसी तरीके से C का 12, D का 7 और E का 9।
पाए गए इनमें से कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल, क्षारीय है, ठीक है, वो बताना है। आइए बताते हैं इसका आंसर। तो देखिए हम इसको यहाँ से समझेंगे। ये क्या है, ये पीएच स्केल है और यहाँ पे 7 जो है ये पूरा जो पाठ्यांक है 0 से 14 के मध्य है, ठीक है, और सबसे मध्य में 7 है, ये उदासीन को प्रदर्शित करता है। 7 से जैसे हम नीचे जाएंगे ये आम्लीयता को प्रदर्शित करता है। 7 से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो क्षारीयता को बताता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ए क्या है, ए विलयन, इसका पीएच मान 3 है, तो 3 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 3, 4 और 5 और 6 ये सभी आम्लीय ही हैं, लेकिन इसमें भी देखा जाएगा कि इसमें आम्लीयता में सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है। 7 से जितना हम नीचे जाएं तो आम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं 1, देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, उदासीन है, तो उदासीन कौन सा होता है, जो मध्य में होगा, 7 होगा जिसका, तो 7 किसका है, 7 तो डी का है, तो हम लिखेंगे डी विलयन, ठीक है। डी क्या है, डी उदासीन है, डी विलयन हो जाएगा हमारा उदासीन। दूसरा देखिए प्रबल क्षारीय, तो 7 से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सबसे ज़्यादा जो होगा वो प्रबलता को दर्शाता है, यानी प्रबल क्षारीय को वो प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 12 है, तो सी का है, तो प्रबल क्षारीय होगा हमारा सी विलयन, ठीक है। प्रबल आम्लीय विलयन, तो आम्लीय मतलब जैसे हम नीचे जाएं सबसे कम वाला, तो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम तो 1 का है, यानी बी है, तो प्रबल आम्लीय होगा हमारा बी, ठीक है। दुर्लभ आम्लीय, आम्लीय भी है लेकिन वो क्या है, कम है, तो कौन सा है देखिए, तो ये तो 3 हो जाएगा, 3 होगा, तो इसका होगा ए। दुर्लभ क्षारीय, क्षारीय है लेकिन कम है, तो कौन सा होगा, 9 होगा, ये होगा हमारा ई, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, काफ़ी उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, 3 अम्लीय विलयन एक्स, वाई और जेड का पीएच मान 0, 3 और 5 है। तो सवाल देखिए क्या है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होंगे। तो जिसमें जो ज़्यादा प्रबल आम्लीय होगा, 7 से जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, प्रबल आम्लीय होगा, H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होना ही कहलाता है प्रबल आम्लीय। इसका मतलब X जो विलयन है ये ज़्यादा क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, ये प्रबल अम्ल होगा, तो इसका आंसर होगा आपका X, ठीक है। दूसरा देखिए, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा, तो हाइड्रोजन आयन सबसे कम कौन सा होगा, दुर्लभ अम्ल जो होगा, तो किसका है, 5 है, यानी जेड का H+ आयन की सांद्रता सबसे कम होगी। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना है, 5.5 से 7 होना चाहिए, इसके मध्य होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्यों मिलाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो यहाँ पे समझिए, मिट्टी का पीएच 7 के आसपास होने से जो प्लांट की वृद्धि है अच्छी होती है, और उसकी क्षारीयता बढ़ाने के लिए और आम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, भाखड़ा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर पीएच का नियंत्रण किया जाता है, यानी उसकी आम्लीयता को कम किया जाता है। तो इसको हम कैसे इसका आंसर करेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, अच्छे फसल के लिए पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए, अतः मिट्टी की आम्लीयता को कम करने के लिए उसमें चूना या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है किसान द्वारा अच्छे पैदावार करने के लिए, ठीक है। 11 नंबर देखिए, अम्ल पित्त का पीएच मान कितना होता है, 1 से 3 के बीच होता है। तो पहला सवाल, अम्ल पित्त आम्लीय है कि क्षारीय है, काफ़ी सिंपल है, 1 से 3 है यानी 7 से कम है, इसका मतलब क्या है, अम्ल पित्त आम्लीय है, आपको लिखना है एस टिक है। दूसरा, अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है पेट में, यानी अम्ल पित्त में, तो वो पाया जाता है गैस्ट्रिक HCl पाया जाता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो भोजन के पचाने में मदद करता है। इसके बाद देखिए, और इसीलिए देखिए कभी कभी गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है तो इनो दिया जाता है ताकि उसकी मात्रा को क्षारीयता कम किया जा सके, उसको क्षारी यानी एंटासिड उसे कहा जाता है, ठीक है, यानी अम्ल को क्षारीय में बदलने के लिए।
12 नंबर देखिए क्या है, अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हमें समझाना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो अग्निशामक में क्या होता है, अब उसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है काफ़ी भारी मात्रा में। तो इसका हमें क्या करना है, अभिक्रिया बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से देखिए NaHCO3, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर मिलते हैं, संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। यह गैस तेज़ी से बाहर निकलकर आग बुझा जाती है। अग्निशामक यंत्र की क्रिया निम्न रूप है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपको लिखना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 13 नंबर देखिए, उत्फूलन से आप क्या समझते हैं। उत्फूलन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम लिखिए, एक अपक्रिया देकर इसे समझाना भी है। तो यहाँ पे समझिए Na2CO3 10H2O, ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा आप कह सकते हैं, को हवा में खुला छोड़ने पर रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनना यह कहलाता है। ये प्रक्रिया पूरी कहलाती है उत्फूलन, ठीक है। इसे खुला छोड़ने पर ये क्या करता है, हवा के साथ अभिक्रिया करके जल को त्याग करके ये यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। ये चूर्ण बनता है, ये उत्फूलन कहलाता है यही। तो इसका हमें क्या करना है, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, ये पूरा आपको पहले लिखना है और ये अभिक्रिया आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14, किसी विलयन में H आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 है तो pH मान ज्ञात करें और विलयन की प्रकृति बताएं। काफ़ी सिंपल सवाल है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। ये pH यानी pH वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है। कितना होता है, pH = -log H+ आयन, ये फार्मूला होता है। और हमारा मान कितना है दिया गया है, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता दी गई है 10 के पावर -5। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे, pH = -log H+ आयन की सांद्रता कितनी है, 10 के पावर -5। तो हम इसको लॉग के तरफ यानी, तो इसके बाद यहाँ आप समझिए लॉग का जो घात होता है log m × n, तो हम लॉग के घात को आगे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, यानी n log m। तो यहाँ पे घात कितना है, -5 है, तो हम घात को आगे लिख देते हैं -5, और ये माइनस तो पहले से है, ठीक है। log यहाँ पे कितना बचा, log 10 बचा, तो log 10 बचा, और यहाँ पर भी क्या होता है, log 10 ही होता है इसका घात, ठीक है। आप लिखें या ना लिखें यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये log 10 और इसका घात भी 10 यानी बराबर है। तो इसका मान कितना हो गया, तो इसका पूरे का मान हो गया 1, ठीक है। इसका मान हो गया 1, तो 5 × 1 यानी 5। तो यहाँ pH मान 5 है, ये अम्लीय प्रवृत्ति का है जो अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। तो हमने यहाँ पे विलयन की प्रकृति भी बता दी, ये अम्लीय प्रवृत्ति का है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। 15 देखिए क्या है, यौगिकों में संबंध उसके उपयोग से स्थापित करें। पहला है सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब ये धोने वाला सोडा है, धोने वाला सोडा है, इसका मतलब कपड़े को साफ़ करने में। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला यानी बेकिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, मूर्तियों को सांचे बनाने यानी तैयार करने में। इसके बाद 16 नंबर देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखें। जो प्रोडक्ट में बनता है उसको नाम लिखना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो पहले आप समझिए, सोडियम बाइकार्बोनेट कहें या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें या बेकिंग सोडा कहें या खाने वाला सोडा कहें, इसे कई नामों से जानते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। इसको जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है प्रोडक्ट में, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो इसका फॉर्मूला ये रहा। तो क्या बनता है, तो देखिए NaHCO3, तो इसको गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बनता है Na2CO3H2O, ठीक है, यानी ये बनता है। देखिए इसको गर्म किया गया, ये क्या बना, ये सोडियम कार्बोनेट बना। Na2CO3 क्या है, ये देखिए ये क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, यानी धोने वाला सोडा बन जाता है। धोने वाला सोडा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये समझ में आ गया,
यही आपको लिखना है। और इसी का दूसरा जो सवाल है उपयुक्त, यानी जो पहले वाला जो हमने देखा, उपयुक्त में निहित अवक्रिया के संबंधित रासायनिक समीकरण को लिखिए। बस ये यहाँ पे जो पहले हमने देखा है गर्म करने पर, उसका बस समीकरण यहाँ पे लिख देना है। आइए लिखते हैं। तो बस यही आपको समीकरण पूरा नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।